हाय माय नेम इज आशीष और वेलकम टू द चैनल सरकारी इंजीनियर। आज हम पढ़ेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स बेसिक प्रॉपर्टीज़, जिसमें से यानी काफ़ी कुछ बेसिक चीज़ें पूछी जाती हैं और काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती हैं एग्ज़ाम्स में। ठीक है, इसकी यानी नॉलेज होनी ज़रूरी है। इसमें काफ़ी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो यानी हमारे आगे भी काम आएंगी और सारी चीज़ में काम आएंगी। तो फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ने से पहले हमको पढ़ने की ज़रूरत होती है स्टेट ऑफ मैटर। स्टेट ऑफ मैटर बचपन में हम पढ़ते थे, सॉलिड लिक्विड एंड गैस होता है। मगर अब अभी हम यहाँ पे इसको दो पार्ट्स में बांटेंगे, एक सॉलिड्स में एक फ्लूइड्स में। ठीक है, फ्लूइड्स को दो पार्ट्स में बांट देते हैं हम, एक लिक्विड और एक गैस। जो सब्जेक्ट हमारा आइडियल गैस से रिलेट करता है उसको हम थर्मोडायनामिक्स बोल देते हैं। ये मैकेनिकल का पार्ट है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का पार्ट होता है। ठीक है, हम यहाँ पे फ्लूइड मैकेनिक्स जो पढ़ते हैं, यहाँ पे हम मेनली डील करते हैं लिक्विड से। ठीक है, अब लिक्विड स्टैंडर्ड लिक्विड हमारे लिए वाटर हो जाता है, तो ज़्यादातर हम यानी फ्लूइड मैकेनिक्स में वाटर लिक्विड का यूज़ करते हैं, वाटर का। तो इसलिए हम ये जो फ्लूइड मैकेनिक्स में हम डील करते हैं आइडियल फ्लूइड से रिलेटेड होता है। वो आइडियल फ्लूइड की तीन कंडीशंस होती हैं हमारी। एक तो जीरो विस्कोसिटी होनी चाहिए, इसकी कोई भी सर्विस टेंशन नहीं होनी चाहिए, और इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड होना चाहिए परफेक्टली। ठीक है, वाटर हमारा इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड होता है, कंप्रेस थोड़ी ना होता है। तो यानी इसलिए हम क्या कहते हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स डील करता है आइडियल फ्लूइड से, लिक्विड से डील करता है, और जो थर्मोडायनेमिक्स है वो आइडियल गैस से रिलेट करती है। ये हमको पता होना चाहिए। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड। अब प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड्स हमारी यानी जो जो बताऊंगा मैं, वो उसको हम धीरे धीरे एग्जांपल के रूप में भी देखेंगे, क्वेश्चन के रूप में देखते जाओ। जो डेंसिटी है, ये डेंसिटी, इसको स्पेसिफिक मास भी बोल देते हैं, मास डेंसिटी भी बोल देते हैं इसको। इसी को हम मास डेंसिटी बोल देते हैं, इसको रो से डिनोट करते हैं। डेंसिटी क्या होती है, मास अपन में वॉल्यूम। ठीक है, इसकी यूनिट बड़ा ध्यान रखना है, यानी CGS यूनिट जो होते हैं ना, ग्राम पर सीसी। ये सीसी का मतलब क्या होता है, क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, इसका यानी यूनिट होती है। तो ये किलोग्राम पर मीटर क्यूब इसकी ऐसा यूनिट होती है। अब देखिए, यानी इसका टेम्परेचर और प्रेशर पे लगाने पे डेंसिटी पे क्या असर पड़ेगा। देखो, अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो जो वॉल्यूम होगा वो इंक्रीज़ करेगा। ठीक है, किसी चीज़ का हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो उसका वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा, वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा तो यानी वॉल्यूम इंक्रीज़ हुआ, डेंसिटी घट गई। प्रेशर हम किसी चीज़ पे लगाएंगे, ठीक है, तो वॉल्यूम कम होएगा उसका। ठीक है, और जैसे वॉल्यूम कम होएगा तो क्या कहते हैं, डेंसिटी इंक्रीज़ कर जाएगी। सिंपल सा लॉजिक है ये पता होना चाहिए। अब आगे स्पेसिफिक वेट, जैसा यानी डेंसिटी था, ठीक है, वो मास डेंसिटी है यानी स्पेसिफिक मास है। अब यहाँ पे स्पेसिफिक वेट है यानी वो मास से रिलेट करता है, तो ये वेट से रिलेट कर देगा। यहाँ पे मास की जगह वेट आ जाएगा, पर यूनिट वॉल्यूम हो जाता है। और न्यूटन्स लॉ के अकॉर्डिंग हमने देखा होगा F=mg होता है, तो W=mg। यहाँ पे mg की वैल्यू ये रखी, और ये जो m/v है इसको रो लिख दिया। तो ये जो रिलेशन आया ना हमारे पास, W=ρg, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन हो जाएगा। इससे हम जो न्यूमेरिकल होएंगे ना, हम इससे काफ़ी न्यूमेरिकल कंप्लीट कर लेंगे अपने। ठीक है, ये स्पेसिफिक वॉल्यूम है, ये इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, मगर फिर भी ध्यान रखो कि ये जो रो के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो इसकी यूनिट भी क्या कहते हैं, अपोजिट हो जाएगी इससे, स्पेसिफिक वॉल्यूम। ठीक है, तो स्पेसिफिक से हमारे पास तीन आ गई हमारी, स्पेसिफिक मास, स्पेसिफिक वेट और स्पेसिफिक वॉल्यूम। ठीक है, और एक स्पेसिफिक डेंसिटी। अब ये देखो, स्पेसिफिक डेंसिटी का मतलब क्या होता है, ये हमारा रेशियो है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है जो स्पेसिफिक डेंसिटी होती है या रिलेटिव डेंसिटी, ये हमारा रेशियो होता है, रेशियो। ठीक है, किसी भी हम यानी क्या करते हैं, हम कंपेयर करने के लिए यूज़ करते हैं इसको, यानी कितनी वाटर की डेंसिटी कितनी है ऑयल के कंपेयर में। ठीक है, वो हैवियर है, वो लोअर है, उससे पता चल जाता है ना कौन सा। यानी जैसे हम देखते हैं कि पानी के ऊपर तेल तैर जाता है, तो यानी हैवी है, क्या कहते हैं, पानी की डेंसिटी, तो इससे हमें पता चल जाता है। ठीक है, रो ऑफ फ्लूइड अपॉन में रो ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। ठीक है, अब स्टैंडर्ड फ्लूइड में यानी लिक्विड के केस में हमारा वाटर बन जाता है, और गैस के केस में एयर बन जाती है।
ठीक है। स्टैंडर्ड फ्लूइड की जो डेंसिटी है, यूनिट को ध्यान रखना, अभी भी मैं कह रहा हूँ यूनिट पे हम ध्यान रखना, एक kg पर मीटर क्यूब है, 1000 एट 4 डिग्री सेल्सियस। ये भी देखना कि वो पूछ लेता है कई बार कि कितने डिग्री पे क्या कहते हैं हम स्टैंडर्ड फ्लूइड मानते हैं। और जो एयर की है वो 1.2 है kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, इनका यूज़ करेंगे हम, देखते जाना। तो एक इम्पोर्टेंट लाइन है, जो स्पेसिफिक डेंसिटी है, जो रिलेटिव डेंसिटी है, स्पेसिफिक ग्रेविटी है, उसको हम हाइड्रोमीटर से भी यूज़ करते हैं। ये हमारा क्या कहते हैं, सॉइल मैकेनिक्स पढ़ोगे ना, तभी स्पेसिफिक डेंसिटी वगैरह निकलेंगे, वहाँ पे हाइड्रोमीटर टेस्ट वगैरह होते हैं, उसमें हम चेक देखेंगे इसको कहाँ से कैसे यूज़ करते हैं। विस्कोसिटी, एक होती है डायनामिक विस्कोसिटी, एक होती है काइनेमेटिक विस्कोसिटी। जो म्यू होता है इसको हम डायनामिक विस्कोसिटी बोलते हैं। विस्कोसिटी का मतलब ये होता है, विस्कोसिटी हमारी होती है यानी कितना वो उसका रजिस्ट कर रहा है, उसको कितना उसको क्या कहते हैं वो अपोज कर पा रहा है। द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड विच टेल द एबिलिटी ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ वन फ्लूइड लेयर विद एडजेसेंट टू अनदर लेयर। यानी ऐसे कोई एक फ्लूइड लेयर है, ठीक है, उसके ऊपर एक और फ्लूइड लेयर है, तो यानी वो ऐसे ऐसे करके ऐसे करके आगे आगे फ्रिक्शन के कारण आगे आगे बढ़ेगी, फ्रिक्शन के कारण। ये जो फ्रिक्शन है ये ही एक तरह का रेजिस्टेंस है, और वही क्या कहते हैं विस्कोसिटी को ही बोल रहे हैं हम यहाँ पे। ठीक है, यानी जैसे हम वॉक करते हैं तो वो फ्रिक्शन के कारण नहीं करते हैं हम वॉक, तो वैसे ही क्या कहते हैं पानी जो वॉक कर रहा है वो भी फ्रिक्शन के कारण ना, उसमें उसकी विस्कोसिटी बोल रही है। अब वाटर के केस में ये डिपेंड करता है ड्यू टू कोहेजन, यानी अट्रैक्शन बिटवीन सेम मॉलिक्यूल्स, कोहेजन बोलते हैं, कोहेजन। मगर जो गैस के केस में जो विस्कोसिटी है वो करती है हमारी मॉलिक्यूलर मोमेंटम एक्सचेंज, यानी कितना मोमेंटम जो एनर्जी है वो एक्सचेंज करती है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखने की है कि यानी लिक्विड के केस में यानी हमारा कोहेजन के कारण होती है, और हमारा गैसेज में एमएमई के कारण होती है। अब यह न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है, यहाँ पे हम कोई भी डेरिवेशन वगैरह नहीं करते, क्योंकि एक बार आप उससे देख लीजिएगा क्या कहते हैं, बिना डेरिवेशन के अगर एक बार पूरा पढ़ लेंगे एफएम, तो फिर बाद में डेरिवेशन से एफएम करना आसान हो जाता है। ठीक है, और इसमें हम देख लेते हैं कि अभी हम सिर्फ रिजल्ट्स याद कर रहे हैं उसके, क्योंकि एक बार आप पूरे रिजल्ट्स देख लोगे ना तो तुम्हारे पास यानी एक समझ आ जाएगी कि हाँ ये रिज़ल्ट है। फिर अगर आप डेरिवेशन देखोगे ना, फिर क्या कहते हैं, वैसे इसका डेरिवेशन, इसका तो कुछ नहीं है डेरिवेशन, अगर आगे जो हो बड़े बड़े जो काइनेमेटिक्स आएगा, डायनामिक्स आएगा, उसमें जब डेरिवेशन करेंगे तो उसमें काफ़ी अच्छा मैथ की ज़रूरत होती है। उसमें इंटीग्रेशन का यूज़ होएगा, उसमें डिफरेंशिएशन का यूज़ होएगा, उसमें लैप्लास इक्वेशंस चाहिए हमको, आगे आएंगे तो लैप्लास इक्वेशंस की ज़रूरत पड़ेगी हमको। ठीक है, टेलर सीरीज़ की ज़रूरत पड़ती है हमको। ठीक है, तो सारी चीज़ की हमको ज़रूरत पड़ती है उसमें, तो उसमें मैथ्स बहुत अच्छा होना ज़रूरी है। अगर मैं यानी मैथ्स पढ़ाने लग जाऊंगा इसमें, तो यानी फिर जो बेसिक कॉन्सेप्ट है फ्लूइड मैकेनिक्स का वो निकल जाएगा। इससे अच्छा है एक बार आप क्या कहते हैं रिजल्ट्स ध्यान रखोगे, तो रिजल्ट्स ध्यान रखने का मतलब ये है कि तुम इस फ्लूइड मैकेनिक्स को एक मैथमेटिकल सब्जेक्ट ना समझ के क्या कहते हैं एक कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट समझ रहे हो इस वक्त। तो इसलिए यानी दो अप्रोचेज होते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स के समझने की, एक तो तुम मैथमेटिकल समझो फिर फ्लूइड को, और एक आप समझो कॉन्सेप्चुअल। तो अभी मैं आपको कॉन्सेप्चुअल समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर बाद में हमें लगेगा हाँ हम मैं क्या कहते हैं उसको डेरिवेशन के साथ भी पढ़ाऊँगा। ठीक है, अब ये देखो कि जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी है वो हमारा क्या होता है, म्यू डी यू अपॉन में डी वाई होता है। ठीक है, अब ये देखो, अभी हमने बताया था कि एक ये लेयर है एक, और एक ये लेयर है, वो क्या कहते हैं विस्कोसिटी के कारण मूव कर रही है एक दूसरे के ऊपर, यानी ये थोड़ा सा डेल्टा आगे है। ठीक है, ये अगर इसकी वेलोसिटी u है तो इसकी कितनी हो जाएगी ऊपर वाले की डी यू प्लस में डी यू, और उनके बीच में जो डिस्टेंस है बहुत ही माइनस डेल वाई हो जाता है वो डिस्टेंस। ठीक है, बस नोटेशन ध्यान रखो, आगे हम क्वेश्चन करेंगे इसको। ठीक है, अब ये देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, वेलोसिटी ग्रेडेड इन अ परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ फ्लो। ये ना परपेंडिकुलर तो है डायरेक्शन, अगर वेलोसिटी ऐसे है तो वो डिस्टेंस इनके बीच में ऐसे है, वेलोसिटी ऐसे है, तो परपेंडिकुलर हो गया।
परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ फ्लो। और जो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ हमारा ये है वेलोसिटी है, तो ये हमारा रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन के इक्वल होता है। ये रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन, ये जो हम एंगल बनाएंगे इसका तो डी थीटा अपॉन में डी टी इसके इक्वल हो जाता है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखो, डी यू अपॉन में डी वाई इज इक्वल टू डी यू अपॉन में डी वाई इज इक्वल टू डी थीटा अपॉन में डी टी। ठीक है, ये भी ध्यान रखो, क्वेश्चन हमारे इसी से आएंगे। ऐसा यूनिट अब हाँ, डायनामिक विस्कोसिटी है हमारी, इसकी यूनिट मैं कह रहा हूँ ना, यूनिट ध्यान रखना, जिन जिन की यूनिट मैं बता रहा हूँ ना वो पेपर में बहुत पूछी जाती हैं, तो यूनिट का भी ध्यान रखना जरूरी है। SI और CGS दोनों, CGS में इसको वन पोइस को बोलते हैं, जो काइनेमेटिक होते हैं उसको स्टोक्स बोलते हैं। ठीक है, तो याद रखने वाली चीज़ है। तो इसको हम क्या कहते हैं, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर बोल देते हैं, और जो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है इसको हम पास्कल्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसको पास्कल सेकंड भी बोल देते हैं। अगर केजी में लिखी जाए तो केजी में हम इसको केजी अपॉन में मीटर पर सेकंड लिखते हैं, और CGS में इसको वन पोइस बोलते हैं। वन पोइस इज इक्वल टू 0.1 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर हो जाता है। और यही क्या कहते हैं, 1 kg सेंटीमीटर है यहाँ पे, ये ध्यान रखना, यहाँ पे सेंटीमीटर है, यहाँ पे मीटर है, देख लो एक बार, यहाँ पे तो यहाँ पे मीटर है, ये यहाँ पे सेंटीमीटर है, यहाँ पे 1 पोइस 1 किलोग्राम पर सेंटीमीटर सेकंड के इक्वल होता है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, यहाँ पे डाटा है, ये न्यूमेरिकल डाटा, कि जो म्यू ऑफ वाटर है 20 डिग्री सेल्सियस 1.002 सेंटीपोज होता है, और एयर का हमारा 0.0183 सेंटीपोज होता है। यानी जो हमारा म्यू ऑफ वाटर होता है 50 टाइम्स ऑफ एयर होता है, ये ध्यान रखने वाली चीज़ है। काइनेमिक विस्कोसिटी इसको न्यू से डिनोट करते हैं, म्यू अपॉन में रो। SI यूनिट इसकी मीटर स्क्वायर पर सेकंड हो जाती है। CGS इसको सेंटीमीटर में भी लिख सकते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, और इसको स्टोक्स ही बोलते हैं। तो ये 1 स्टोक्स हमारा 10⁴ मीटर स्क्वायर पर सेकंड हो गया है। इसको अगर 10⁴ को याद रखना है तो आप देखना, हेक्टेयर में भी तो हम करते हैं ना, वैसे एकदम उस तरीके का ऐसे ध्यान रखते हो, क्या कहते हैं, एनालॉजी बना के, अपनी अपनी सबका वो तरीका होता है। अब ये देखो, जो काइनेमेटिक विस्कोसिटी है वाटर की वो इतनी है, और जो एयर की है वो इतनी है 0.1। यहाँ पे काइनेमेटिक की विस्कोसिटी है वो एयर की तो ज़्यादा है, मगर डायनामिक विस्कोसिटी है वो वाटर की ज़्यादा है। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो डेंसिटी होती है ना, कितनी है हमारी, ये देखो ना डेंसिटी ऊपर एक बार, जो हमारी एयर की डेंसिटी है वो क्या कहते हैं बहुत ही कम होती है वाटर के कंपेरिजन में। ठीक है, तो यानी बहुत ही कम होती है, तो मतलब इसकी जो म्यू हो जाएगा वो डायरेक्टली इसके ऊपर डिपेंड कर जाएगा। यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है, बिकॉज डेंसिटी ऑफ एयर इज़ लेस एज कम्पेयर टू वाटर। ठीक है, ये डेंसिटी कम हुई तो म्यू ज़्यादा हो गया, सीधी सी बात है। तो यहाँ पे इसलिए ग्रेटर होता है, ये ध्यान रखना, कॉन्सेप्ट पूछा जाता है। अब ये देखो, मैंने एक टेबल बना रखी है, इसमें टेम्परेचर का इफेक्ट दिखा रखा है दोनों के ऊपर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है, थोड़ा ध्यान से देखना इसको। ठीक है, जो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन डायनामिक काइनेटिक विस्कोसिटी, अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, इफ़ टेम्परेचर इंक्रीजेज, तो पहले हम देखते हैं क्या होगा। जो टेम्परेचर हमने बढ़ाया तो ड्यू टू कोहेजन में क्या होगा, जो कोहेजन इसका यानी वाटर में अलग, यानी कोहेजन से क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाने से उसका क्या कहते हैं वॉल्यूम बढ़ेगा, उसका कोहेजन कम हो जाएगा। ठीक है, तो यानी जो इसकी डायनामिक विस्कोसिटी है वो कम हो जाएगी। अब क्या कहते हैं, मगर गैसेस में क्या होगा, हमने टेम्परेचर बढ़ाया, जो यानी जो इतने भी मॉलिक्यूल्स है उसका जो MME है, मोमेंटम एक्सचेंज है, वो बहुत ही बढ़ जाएगा। तो ठीक है, वो बहुत बढ़ जाएगा, तो उनके अंदर एनर्जी आएंगे, तो वो आपस में वाइब्रेट करेंगे, वो पास आने लग जाएंगे, तो उसकी जो म्यू है वो बढ़ जाती है गैसेस के केस में।
ये यानी रूट टी के क्या कहते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अब म्यू की बारी है, म्यू देखना अब। ठीक है, म्यू में क्या न्यू में क्या होता है, ये तो म्यू है, न्यू। काइनेमेटिक विस्कोसिटी में क्या होगा, लिक्विड के केस में, लिक्विड के केस में ये देखो क्या होता है कि हमारा जो वाटर है वो इनकम्प्रेसिबल है। ठीक है, इनकम्प्रेसिबल है तो मतलब उसकी डेंसिटी कांस्टेंट होगी। तो यानी जो काइनेमिक विस्कोसिटी है वो हमारी डायनामिक विस्कोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। अगर डायनामिक विस्कोसिटी घट रही है हमारी तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी भी घटेगी हमारी। मगर गैसेस के केस में क्या होएगा हमारा, गैसेस के केस में क्या होगा, अगर हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, उसका वॉल्यूम बढ़ रहा है तो डेंसिटी घट रही है। डेंसिटी घट रही है तो क्या कहते हैं, एक तो क्या कहते हैं डेंसिटी घट रही है तो एक तो क्या कहते हैं इसकी जो काइनेमेटिक विस्कोसिटी है वो बढ़ेगी। ठीक है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी बढ़ेगी और क्या कहते हैं जो न्यू बढ़ रहा है उसके कारण भी काइनेमेटिक विस्कोसिटी बढ़ेगी। यानी गैसेस के केस में जो न्यू है वो डबल बढ़ेगा, डबल इंक्रीज होएगा। इससे आप ध्यान रख सकते हो, इंक्रीज तो होएगा होएगा, सीधा दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये एक टेबल ध्यान रखना, ये मैंने लॉजिक के साथ आपको बता दी। अगर किसी को याद नहीं है तो सीधा ये तीर के निशान याद रख लेना, क्वेश्चन तुम्हारे बन जाएंगे इससे। एक क्वेश्चन करते हैं इसका। ठीक है, इफ़ इफ़ वेट ऑफ 4.4 मीटर स्क्वायर ऑयल का इतना है, देन स्पेसिफिक वेट हमारा और स्पेसिफिक ग्रेविटी और मान डेंसिटी ऑफ क्या कहते हैं ऑयल बताओ कितनी है। ठीक है, तो स्पेसिफिक वेट क्या होता है ऑयल का, वेट अपॉन में वॉल्यूम। वेट कितना है हमारा 2000, वॉल्यूम कितना है 4, तो इसका सीधा सीधा ये आ गया। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है हमारी वेट ऑफ ऑयल अपॉन में स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। ठीक है, यूनिट का ध्यान रखना, तो इस यूनिट का ध्यान रखा तो हमारा स्पेसिफिक वेट अभी हमने निकाला ऑयल का 500। ठीक है, जो हमारा वाटर होता है उसकी जो स्पेसिफिक वेट होता है वो 9810 न्यूटन पर मीटर क्यूब होता है। जो हमने 1000 पढ़ा था ना वो केजी था। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ का, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ चीज़, इसलिए मैंने ये यहाँ पे न्यूटन का यूनिट का बहुत खेल है एफएम में। तो इससे हमारा इतनी आ गया। मास डेंसिटी या डेंसिटी एक ही चीज़ है, रो होती है। ठीक है, तो हमारा अभी मैंने बताया था ना वेट क्या होता है, रो जी के इक्वल होता है। ठीक है, तो हमें वेट पता है, जी पता है, तो डेंसिटी निकल जाएगी। वेट कितना है 500, डेंसिटी कितनी है 9.81, तो इतना हमारा केजी उसमें आ जाएगा। जो हमारा क्योंकि जो हमारा ये होता है ना न्यूटन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये केजी होता है। ठीक है, न्यूटन इंटू में मीटर पर सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर हमारा क्या होता है केजी बन जाता है। वो होता है ना फोर्स इजिकल टू एम ए। ठीक है, तो ये न्यूटन होता है हमारा, ये केजी होता है हमारा। ये क्या होता है एक्सक्लेरेशन, क्या होता है हमारा एक्सक्लेरेशन होता है एम अपॉन में एस स्क्वायर। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है केजी निकालना है, तो इसको ऊपर ले गए तो यहाँ पे सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे एम हो जाएगा। ठीक है, तो न्यूटन सेकंड स्क्वायर अपॉन में एम केजी के इक्वल होता है। ठीक है, यहाँ से इसलिए आ गया, तो यहाँ पे केजी आ गई। अब ये देखो रेक्टेंगुलर प्लेट है, वेट इतना है, उसका 50 न्यूटन है, साइज़ उसका 20 इंटू में 40 है। स्लाइड कर रही है वो डाउनवर्ड एट 30 डिग्री इंक्लाइंड पे। ठीक है, इतनी क्या कहते हैं 4 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी है। इफ़ द गैप यूनिफॉर्म गैप इज़ 2 mm का बिटवीन द गैप इंक्लाइंड सरफेसिस का, तो उसका म्यू बताओ। तो पहले डायग्राम यानी डायग्राम देख लो एक बार क्या बोल रहा है। 30 डिग्री का इंक्लाइंड सरफेस है, तो ये यहाँ पे हमारा इंक्लाइंड सरफेस बना दिया। ये हमारी प्लेट है। ठीक है, उसके बीच में 2 mm का गैप है लिक्विड का। ठीक है, यहाँ पे ऑयल है ये। ठीक है, अब ये हमारा क्या हो जाएगा, ये कोस थीटा हो जाएगा, एंगल बनाएंगे डब्लू कोस थीटा, ये हमारा डब्लू साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो वेट और स्लोप अलोंग द स्लोप कितना हो जाएगा डब्लू साइन थीटा। तब डब्लू हमारा कितना दे रखा है इसने, वेट कितना दे रखा है 50 न्यूटन।
तो 50 न्यूटन का वेट दे रखा है, साइन टी ये कितना हो जाएगा, हाफ साइन 30, तो ये 25 आ गया हमारा। फोर्स क्या आता है हमारा, फोर्स हमारा होता है स्ट्रेस इंटू में एरिया, ठीक है। अब टू क्या होता है, हमने न्यूटन से क्या पढ़ा था हमने, न्यू इक्वल टू डी यू अपन में डी वाई, यही तो पढ़ा था हमने, डी यू अपन में डी वाई इंटू में एरिया, ठीक है। अब हमारा वेट हमारा निकल गया 25, म्यू हमें पता नहीं है, वेलोसिटी हमने गिवन है इसमें 4 की वेलोसिटी गिवन है, ये मीटर में है। यहाँ पे क्या है, ये हमारी जो उसके बीच में गैप है, परपेंडिकुलर जो गैप है वो कितना है हमारा 2 mm का, तो ये रहा, ठीक है। 2 mm को हमने मीटर में चेंज कर दिया, ये प्लेट का एरिया ये रहा, तो इसको कैलकुलेशन वाला पार्ट है, अब सीधा ये आ जाएगा हमारा, ठीक है। अब ये देखो कि अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ऑयल की हमारी 2 है, तो ये पूछ रहा है काइनेमेटिक विस्कोसिटी बता दो। अब हमें पता है काइनेमेटिक विस्कोसिटी बताने को पूछ रहा है ये, हमें क्या है, हमें न्यू तो पता है, मगर हमें रो नहीं पता, मगर स्पेसिफिक ग्रेविटी तो पता है ना हमको, तो स्पेसिफिक वेट निकाल सकते हैं हम, तो निकालते हैं। अब हम इसको कैसे निकालेंगे, स्पेसिफिक वेट कितना हो गया हमारा, अभी स्पेसिफिक वेट ऑफ सोयल कितना बताया था मैंने, न्यूटन में, न्यूटन पर यानी मीटर स्क्वायर में, तो ये हमारा 9810 था, इंटू में 2 करा तो हमारा ये आ गया। तो डब्ल्यू इजिकल टू रो जी होता है, तो रो हमारा कितना आ जाएगा, 9.81 से मल्टीप्लाई करते हो तो 2000 आ जाएगा, या तुम इसको 2 को सीधा 1000 से मल्टीप्लाई कर देते तब भी वही आ जाता। तो ये जो 1000 है 2000 है, ये हमारा रो में यहाँ पे पुट करो, हमने डायनेमिक विस्कोसिटी तो निकाल ली है, अब आंसर आ जाएगा हमारा। अब देखो तीसरा क्वेश्चन, अब क्या है कि अगर इसने क्या कहते हैं वेलोसिटी प्रोफाइल, वेलोसिटी गिवन ना करके इसने वेलोसिटी प्रोफाइल दे दी यहाँ पे, ठीक है। ये हमारी वेलोसिटी प्रोफाइल है वाई के रेस्पेक्ट में, तो हम डी यू ओपन में डी वाई निकाल सकते हैं ना, सीधा इसका डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, डी यू ओपन में डी वाई आ जाएगा, ये हमें यू दे रखा है इसने, तो डी यू ओपन में डी वाई आ जाएगा हमारा, कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन तो करना आता है ना, कि हमारा अगर n की पावर यानी x की पावर n है तो क्या हो जाता है n(x) n-1 होता है ना, तो यही है। तो हमने ये यहाँ पे इंटीग्रेशन करा हमने, इसका 3/4 आगे आया, 3/4 -1 ये करके हमारा इतना आ गया, डी ओपन में डी वाई आ गया हमारा। और न्यू हमको अभी हमने क्या कहते हैं डायनेमिक विस्कोसिटी हमने निकाली है, ठीक है, ये डायनेमिक विस्कोसिटी हमने निकाली है, तो ठीक है रख दो, इसमें पुट कर दो। और इसमें और क्या पूछ रहा है कि अबोव द सरफेस देन टाउ कितना है इतने डिस्टेंस पे, तो इसने परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमने वाई दे रखा है इसने हमें, बस फिर तो अब तो वैल्यू पुट करना रह गया हमारा। तो ये हमारा म्यू हो गया, ये हमारा 3/4, ये आ गया हमारा। तो आज के लिए इतना ही, होप आपको इतना समझ में आया होगा, मैंने पूरे कॉन्सेप्ट के साथ आपको थोड़ी बेसिक नॉलेज देने की कोशिश करी है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आपको ये देख के अच्छा लगा है और आगे आपको सीखना है तो इसको चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू।